अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैक 323 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्टीम टरबाइन के पार्ट्स के बारे में ज़रा थोड़ी डिटेल के साथ। पेज नंबर 144 पे है इम्पल्स टरबाइन। सबसे पहले इम्पल्स टरबाइन जियोवानी ब्रेनिका ने 1629 में बनाई थी। ये एक ऐसी टरबाइन है जो स्टीम जेट के इम्पल्स के ज़रिए चलती है। इम्पल्स मीन जो धक्का लगता है उसको इम्पल्स कहते हैं। इस टरबाइन में स्टीम पहले नोज़ल में से गुजरती है। इस दौरान स्टीम का प्रेशर कम हो जाता है जबकि वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी प्रेशर ज़रा कम हो जाता है, स्पीड आप कह लें अपने लफ्ज़ों में कि वो बढ़ जाती है। ये हाई वेलोसिटी स्टीम व्हील के भीत पर लगे हुए कर्व्ड ब्लेड्स से टकराती है। इम्पल्स पैदा होता है इससे जो शाफ्ट को घुमाता है। इम्पल्स टरबाइन में एग्जॉस्ट प्रेशर ज़्यादा होता है। नोज़ल केसिंग के साथ लगी होती है जो कि स्टीम को टरबाइन के ब्लेड की तरफ से रहनुमाई करती है। ये इस तरह का उसका ब्लेड होता है, एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर ये एक रनर होता है, दरमियान में थोड़ी सी टिक्की सी आपको नज़र आ रही होगी। ये वाली, और ये ऊपर ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये इसकी शाफ्ट है। रनर के ऊपर ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये डी लेवल इम्पल्स टरबाइन का एक व्हील है जो आपको दिखाया गया है। इसका पहला मेन पार्ट जो है वो है नोज़ल। नोज़ल आपने आम पाइपों में इस्तेमाल की भी होगी, प्लास्टिक के पाइपों में। ये एक गोल गोलाई में रहनुमाई करने वाला मेकानिज़म है जो कि एक डिज़ाइन शुदा सम्मत और वेलोसिटी में स्टीम के बहाव की रहनुमाई करता है। ये स्टीम के बहाव में बाकायदगी भी पैदा करता है। नोज़ल को ब्लेड के नज़दीक तरीन रखा जाता है ताकि विंडेज की वजह से स्टीम का ज़िया कम से कम हो, यानी स्टीम और ब्लेड्स के दरमियान गैप को कम से कम रखा जाता है। इसके बाद है रनर एंड ब्लेड्स। ब्लेड्स जो होते हैं वो रनर के ऊपर लगे होते हैं। डी लेवल इम्पल्स टरबाइन उफ़क़ी शाफ्ट पर लगी हुई गोल डिस्क पर मुश्तमिल होता है। रनर के मुहीत पर यकसा फासले पर कई ब्लेड्स फिक्स होते हैं। स्टीम जेट बकेट्स पर टकराता है जो कि जेट की सम्मत में हरकत करती है। ब्लेड की ये हरकत रनर को घुमाने पर मजबूर करती है। बकेट कहते हैं टोकरी को, सिंपल लफ्ज़ों में आप कह लें कौलियाँ। पुराने ज़माने में आपने वो टिंडा वाला खूह सुना होगा जो ज़मीन से छोटे छोटे बकेट्स एक चेन के ऊपर लगी होती थी, बैलों की मदद से उसको चलाया जाता था वो कुएं में से पानी निकालने के लिए। तो वो जो वो छोटी छोटी बर्तन होते हैं चेन के साथ लगे हुए उनको बकेट्स कहते हैं। उसी तरह की बकेट्स स्टीम टरबाइन में होती हैं। रगड़ के नुकसानात को कम करने के लिए ब्लेड की सतह काफ़ी हमवार बनाई जाती है। ब्लेड्स पर आमतौर पर स्पेशल स्टील अलाई से तैयार किए जाते हैं। ज़्यादातर ब्लेड्स को रनर के साथ नट और बोल्ट के ज़रिए जोड़ा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ब्लेड और डिस्क को एक यूनिट के साथ तौर पर भी कास्ट कर लिया जाता है, यानी इकट्ठा कास्ट कर लिया जाता है ढलाई के ज़रिए। तजर्बात से पता चलता है कि तमाम ब्लेड साथ नहीं घिसते, इसमें से चंद घिस कर जल्दी डैमेज हो जाते हैं और इनको तब्दील करना पड़ता है। और ये इसी सूरत में मुमकिन होता है अगर ब्लेड को रनर के साथ नट और बोल्ट के ज़रिए लगाया गया हो।
नेक्स्ट है किसिंग। किसिंग मीन कवर। ये एक हवाबंद धात का बना हुआ खोल होता है जिसमें टरबाइन, रनर और ब्लेड होते हैं, यानी सारा कुछ इसके अंदर होता है। ये स्टीम की हरकत को ब्लेड से कंडेंसर तक कंट्रोल करता है। स्टीम इसके अंदर ही घूमती है, इसके अंदर ही दाखिल होती है, इसके अंदर ही ब्लेड से टकराती है, इसको फ़ज़ा में जाने से रोकता है। मज़ीद ये कि ये हादसा के ख़िलाफ़ रनर की हिफाजत ज़रूरी होती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन का कंपैरिजन। पेज नंबर 146 पे है। एक तरफ स्टीम टरबाइन लिखा हुआ है, एक तरफ स्टीम इंजन। तो पहला फ़र्क इन दोनों में कि स्टीम इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 20% होती है। थर्मल एफिशिएंसी यानी हरारत जितनी हम उसको देते हैं और उसके बदले में वो जो काम देती है, आउटपुट देती है, उसकी निस्बत को, इनपुट और आउटपुट की निस्बत को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो स्टीम इंजन की एफिशिएंसी 20% होती है, स्टीम टरबाइन की एफिशिएंसी 75% होती है। स्टीम इंजन रेसिप्रोकेटिंग हरकत को शाफ्ट की रोटरी हरकत में तब्दील करना पड़ता है। घूमती हुई शाफ्ट से डायरेक्ट हरकत हासिल होती है, यानी वो पहले से ऑलरेडी रोटरी हरकत में होती है। स्टीम इंजन जो होता है ज़्यादा स्पीड हासिल नहीं हो सकती इससे, जबकि स्टीम टरबाइन से आप 4000 RPM तक, रेवोल्यूशन पर मिनट तक स्पीड हासिल कर सकते हैं। स्टीम इंजन जनरेटर को जोड़ना और चलाना मुश्किल होता है स्टीम इंजन के साथ, जबकि स्टीम टरबाइन के साथ जनरेटर को जोड़ना आसान होता है। शाफ्ट को कपलिंग के ज़रिए जोड़ दिया जाता है, यानी साथ बस आपने लगा के उसको कस देना तो चलो जी जनरेटर लग गया। स्टीम इंजन में लुब्रिकेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है क्योंकि मूविंग पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, जबकि स्टीम टरबाइन में लुब्रिकेशन कम होती है। जस्ट 2 बैरिंग होते हैं साइडों पे लगे, उनको तेल देना पड़ता है। स्टीम इंजन की देखभाल पर काफ़ी खर्च आता है, जबकि स्टीम टरबाइन में देखभाल के खर्च कम होते हैं। स्टीम इंजन में कंडेंस्ड हीट काबिल इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि दोबारा आप उसको पानी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि स्टीम टरबाइन में आप वही पानी जो है वो दोबारा बॉयलर को फीड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिस बात की समझ ना आए वो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। याद रखना है जो असाइनमेंट जमा करवाएगा, जो इस टॉपिक के साथ आपको मिलेगी, उसी की अटेंडेंस लगेगी। इस बात को याद रखिएगा, अच्छे से असाइनमेंट बनाइएगा ताकि अच्छे नंबर आपके लग सकें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।